भाषा माधुरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक हफ्ते पहले 31 जुलाई 2020 की तारीख को हिंदी के सुप्रसिद्ध और स्वनामधन्य साहित्यकार प्रेमचंद जी की 140वीं जन्म जयंती थी। इस अवसर पर हम उन्हें सप्रेम स्मरण करना चाहते हैं और साझा करना चाहते हैं उनके जीवन के कुछ रोचक प्रसंग। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस जिले के लम्ही गांव में हुआ था। बचपन में उनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। 13 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने लिखना शुरू किया था। लेखकीय जीवन के प्रारंभ में वे उर्दू में लिखा करते थे और लेखक के रूप में अपना नाम रखा था नवाब राय। सन 1909 में जमाना प्रेस कानपुर से उर्दू में सोजे वतन शीर्षक से उनकी एक कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसमें उनकी 5 कहानियों का संकलन था। इन कहानियों में उन्होंने देश प्रेम और देश की जनता के दुख दर्द को सशक्त ढंग से पेश किया था। अंग्रेज शासकों को इससे बगावत की झलक महसूस हुई। सोजे वतन के रचनाकार नवाब राय पकड़ लिए गए और शासकों के सामने उन्हें पेश किया गया। उनके इस पुस्तक की सभी प्रतियां जब्त कर ली गईं और उन्हीं के सामने उनकी इस कृति को, उन सभी प्रतियों को जला दिया गया और अंग्रेज शासकों की अनुमति लिए बिना अब उन्हें लिखने में भी रोक लगा दी गई। उन्हें इस सरकारी कोप से बचाने के लिए उर्दू के अखबार जमाना के संपादक मुंशी दयानारायण निगम ने नवाब राय के स्थान पर उन्हें प्रेमचंद उपनाम सुझाया। यह नाम उन्हें इतना पसंद आया कि नवाब राय के स्थान पर वे अपना नाम प्रेमचंद लिखने लगे और बाद में इसी नाम से वे हिंदी साहित्य जगत में मशहूर भी होने लगे। ये तो थी उनकी धनपत राय से प्रेमचंद बनने की कहानी। आइए अब सुनते हैं वे प्रेमचंद से फिर मुंशी प्रेमचंद कैसे हुए इसके बारे में। प्रेमचंद जी के नाम के साथ मुंशी कब और कैसे जुड़ गया होगा, इस विषय में अधिकांश लोग एक जैसी धारणा रखते हैं। प्रारंभ में प्रेमचंद अध्यापक रहे। अध्यापकों को प्रायः उस समय सम्मान स्वरूप मुंशी जी कहा जाता था। संभवतः प्रेमचंद जी के नाम के साथ भी आदरार्थ मुंशी शब्द जुड़कर यह रूढ़ हो गया होगा, ऐसा लोगों का अनुमान है। परंतु प्रेमचंद के लिए मुंशी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं हुआ है और न ही यह शब्द उनके जीवन काल में उनके नाम के साथ लगाया जाता था। प्रकाशकों ने उनके विभिन्न पुस्तक प्रकाशन के क्रम में प्रेमचंद का नाम कभी श्री प्रेमचंद जी, कभी श्रीयुत प्रेमचंद, कभी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद धनपत राय, कभी सिर्फ प्रेमचंद, तो कभी श्रीमान प्रेमचंद जी आदि ही लिखा है। यदि प्रेमचंद के साथ मुंशी विशेषण का प्रचलन भी उस समय हो रहा होता तो कहीं न कहीं अवश्य प्रयुक्त होता, मगर लेखक के रूप में मुंशी शब्द का प्रयोग प्रेमचंद जी के साथ कहीं नहीं हुआ है। प्रेमचंद के नाम के साथ मुंशी विशेषण जुड़ने का एकमात्र कारण कुछ और ही है, और वह यह है कि हंस नामक पत्रिका प्रेमचंद एवं कन्हैयालाल मुंशी के सह संपादन में निकलता था। कन्हैयालाल मुंशी का पूरा नाम था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। इस पत्रिका के कुछ अंकों पर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी यह नाम लंबा होने के कारण पूरा नाम न छपकर मात्र मुंशी छपा रहता था। साथ ही प्रेमचंद का नाम भी छपा होता था, अर्थात दोनों नाम मुंशी और प्रेमचंद। बीच में एक अल्पविराम चिन्ह देकर लिखा जाता था संपादक मुंशी प्रेमचंद। हंस के संपादक प्रेमचंद तथा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी दोनों थे, परंतु कालांतर में पाठकों ने मुंशी तथा प्रेमचंद को एक समझ लिया और प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद बन गए। सामान्य पाठक प्रायः विभिन्न कृतियों को पढ़ते समय लेखकों के नामों के बीच की सूक्ष्मता को नहीं देखा करते। पाठकों का संबंध तो पाठ्य वस्तु की रोचकता से अधिक होता है। उन्हें प्रेमचंद और मुंशी के पचड़े में पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों? वे एक अध्यापक तो थे ही, जिनके नाम के आगे लोग अक्सर मुंशी जोड़ा ही करते हैं। यह सब मिलाकर संयोग ऐसा बना कि जनसामान्य में वे मुंशी प्रेमचंद के नाम से ही धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगे। आज प्रेमचंद का मुंशी विशेषण अथवा अलंकरण इतना रूढ़ हो गया है कि मात्र मुंशी शब्द से ही प्रेमचंद का बोध हो जाता है और मुंशी न जोड़ने पर तो प्रेमचंद का नाम ही अधूरा अधूरा सा लगता है। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट उपनाम से भी काफी मशहूर है। इसका भी एक रोचक किस्सा है। उन दिनों हिंदी पुस्तक एजेंसी का एक प्रेस कलकत्ता में था, जिसका नाम था वणिक प्रेस। इसके मुद्रक थे महावीर प्रसाद पोद्दार। वे प्रेमचंद की रचनाएं, विशेषकर उपन्यास, इस विधा के यशस्वी और पारखी बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़ने के लिए दिया करते थे। उन उपन्यासों की विषय वस्तु, लेखन शैली, भाषा, प्रस्तुति आदि सब कुछ उन्हें बहुत अच्छी लगी। प्रेमचंद के उपन्यास उन्हें बहुत भाने लगे और उन्हें खूब पढ़ने लगे। एक दिन पोद्दार जी किसी कारणवश उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने शरद जी के टेबल पर प्रेमचंद का ही एक उपन्यास रखा हुआ देखा
जो बीच में खुला हुआ था। कौतूहलवश उन्होंने उस पुस्तक को उठाकर देखा तो उपन्यास के एक पृष्ठ पर शरद जी ने प्रेमचंद के नाम के आगे उनके सम्मान में उनके लेखन की उत्कृष्टता हृदयंगम करते हुए उन्हें इस विधा का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति स्वीकार करते हुए शायद उपन्यास सम्राट लिख रखा था। बस यहीं से पोद्दार जी ने प्रेमचंद की आगामी कृतियों, विशेषकर उपन्यासों में कृतिकार के रूप में उनका नाम उपन्यास सम्राट प्रेमचंद लिखना आरंभ कर दिया। इस प्रकार वे धनपत राय से नवाब राय, नवाब राय से प्रेमचंद और प्रेमचंद से उपन्यास सम्राट प्रेमचंद बनते गए। आइए अब चर्चा करते हैं उनके वैवाहिक व पारिवारिक जीवन के बारे में। जब प्रेमचंद की उम्र मात्र 8 साल की थी तभी इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया था। प्रेमचंद जब 15 साल के हुए तभी पिताजी ने उनका विवाह करा दिया। कम उम्र में विवाह होना उस दौर में आम बात थी। उनकी पत्नी उम्र में उनसे बड़ी थी, वह देखने में साधारण थी और वह बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी। पत्नी के ऐसे स्वभाव के कारण अक्सर वे अशांत रहते थे। कम उम्र में ही ऐसी लड़की से शादी कराने के कारण प्रेमचंद अपने पिता से काफी नाराज थे। उस पर पिताजी ने भी दूसरी शादी कर रखी थी और सौतेली माँ का व्यवहार भी प्रेमचंद के प्रति कतई अच्छा नहीं था। उनसे अक्सर उनका विवाद होता रहता था। इच्छा विपरीत कम उम्र में विवाह, उम्र में बड़ी, असुंदर और झगड़ालू स्वभाव की पत्नी, सौतेली माँ से अक्सर विवाद आदि के कारण प्रेमचंद की मानसिक अवस्था अत्यंत बेचैन सी थी। ऐसे में पिताजी का भी अचानक देहांत हो गया। उनके सिर पर पूरे घर का पारिवारिक और आर्थिक बोझ आ गया। उनकी आर्थिक विपत्तियों का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पैसों के अभाव के कारण उन्हें अपना कोट तक बेचना पड़ा था, अपनी प्रिय पुस्तकें तक बेचनी पड़ी थी। उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि एक दिन वे अपनी सारी पुस्तकों को लेकर एक बुक सेलर के पास पहुंच गए। वहां उन्हें एक हेडमास्टर मिले जिन्होंने उनकी दयनीय अवस्था और उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा को देखते हुए अपने ही स्कूल में अध्यापक पद पर उन्हें नियुक्त कर लिया। उधर पारिवारिक दुर्दशा और आपसी संबंध में कटुताओं के कारण प्रेमचंद की झगड़ालू पत्नी भी घर छोड़कर मायके चली गई और वापस लौटकर कभी नहीं आई। अतः प्रेमचंद ने दूसरी शादी करने का फैसला किया और एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह कर लिया। वे आजीवन विधवा विवाह के पक्षधर तो थे ही। इस विवाह के पश्चात धीरे धीरे उनके जीवन की परिस्थितियां काफी बदलने लगी। आर्थिक तंगी कम होने लगी। उनके लेखन में निरंतरता, उत्कृष्टता और सजगता आने लगी। उनकी पदोन्नति हुई और स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर तक बना दिए गए। शिवरानी देवी से उन्हें 3 संतानें प्राप्त हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। उनके परिवार के बारे में मजेदार बात यह है कि परिवार में सिर्फ प्रेमचंद ही नहीं लिखते थे, पत्नी शिवरानी देवी भी लिखती थी। वह एक सुशील और सुशिक्षित महिला थी। लिखने पढ़ने में अत्यंत रुचि होने के कारण अपने पति को देख देख कर वह भी कलम चलाने लगी, कहानियां लिखने लगी और धीरे धीरे हिंदी साहित्य जगत में छाप भी छोड़ने लगी। उन्होंने कुछ कहानियां और प्रेमचंद के जीवन की कई अनछुई पहलुओं को लेकर प्रेमचंद घर में शीर्षक से एक पुस्तक की भी रचना की। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय भी हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं। ये हिंदी साहित्य जगत में आधुनिक कहानीकार के रूप में पहचाने जाते हैं। हिंदी साहित्य जगत में विशेषकर कहानी और निबंध लेखन के लिए विख्यात अमृत राय को कलम का सिपाही नामक उनकी पुस्तक के लिए सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, जो वास्तव में उनके महान पिता प्रेमचंद की ही जीवनी है। अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी में समान रूप से दक्ष अमृत राय एक साथ कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक और अनुवाद साहित्यों के रचनाकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में काफी प्रसिद्ध हैं। हिंदी सिनेमा जगत के साथ भी प्रेमचंद का और उनके साहित्य कर्मों का गहरा रिश्ता रहा है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए वे कुछ समय के लिए हिंदी सिनेमा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। मजदूरों की जिंदगी और उनके संघर्ष पर उनकी ही कहानी पर आधारित एक फिल्म मील मजदूर में खुद प्रेमचंद ने भी कुछ क्षण के लिए एक भूमिका निभाई थी, जो काफी सफल रही थी। इसके बाद उन्होंने नवजीवन फिल्म की कहानी लिखी। फिर सन 1934 में महालक्ष्मी सिनेटोन कंपनी के लिए सेवा सदन की कहानी लिखी। लेकिन व्यावसायिक कारणों से फिल्म में उनकी कहानी को इतना तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि कहानी का मूल मर्म और सामाजिक संदेश ही गायब हो गया। हमेशा देश और जनता के प्रति दायबद्ध लेखक प्रेमचंद को फिल्मी दुनिया के द्वारा मूल सामाजिक समस्याओं के प्रति दिखाई गई इस तरह की उदासीनता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सिर्फ बाजार और अर्थ जगत के प्रति सिने जगत की प्रतिबद्धता प्रेमचंद को नहीं भाई, यह उनके आदर्शों के विपरीत था। सिनेमा जगत के प्रति उनका मोहभंग हो गया। सिनेटोन कंपनी के साथ उनका समझौता, वेतन, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वे बनारस लौट आए।
बनारस लौटने के 1-1.5 वर्ष के भीतर लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहावसान हो गया। भले ही प्रेमचंद ने सिनेमा जगत को छोड़ दिया, दुनिया छोड़ गए, लेकिन सिनेमा ने उन्हें नहीं छोड़ा। फिल्मकारों के हमेशा वे पसंदीदा कहानीकार बने रहे। उनके महाप्रस्थान के पश्चात भी उनकी कई कालजयी कृतियों पर, कहानियों और उपन्यासों पर हिंदी ही नहीं कई अन्य भाषाओं में भी फिल्में बनती रहीं और यह क्रम नहीं रुका। सन 1941 में उनके रंगभूमि उपन्यास पर फिल्म बनी। उनकी उर्दू कहानी औरत की फितरत कहानी पर स्वामी नाम की फिल्म बनी। 1953 में आई बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन की कहानी भी प्रेमचंद की ही थी। बलराज साहनी और निरूपा रॉय अभिनीत हीरा और मोती उनकी कहानी 2 बैलों की कथा पर आधारित थी। उनके उपन्यास गोदान पर 1963 में और गबन पर 1966 में फिल्में बनी। 70 के दशक में सत्यजीत रे ने प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर फिल्म बनाई, जो काफी चर्चित रही। सत्यजीत रे ने ही सन 1981 में प्रेमचंद की सदगति कहानी पर भी फिल्म बनाई थी। मृणाल सेन ने 1977 में उनकी कहानी कफन पर आधारित ओकापुरी कथा नाम से तेलुगु में फिल्म बनाई, जिसको उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। प्रेमचंद के मशहूर उपन्यास निर्मला पर टीवी धारावाहिक का भी निर्माण हुआ था। प्रसिद्ध फिल्मकार गुलजार ने भी प्रेमचंद की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी कहानियों पर दूरदर्शन के लिए धारावाहिक श्रृंखला बनाई, जिसे भारतीय दर्शकों ने खूब सराहा। अपने 56 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास और 300 से अधिक कहानी मात्र नहीं लिखे। इसके अलावा हिंदी साहित्य की अन्य कथा इतर विधाओं जैसे नाटक, बाल साहित्य, पत्र, निबंध, जीवनी, संस्मरण, अनुवाद साहित्य आदि पर भी अपने प्रभावकारी हस्ताक्षर छोड़े हैं। भाव, भाषा व अभिव्यक्ति के अद्भुत चितेरे, मानव मन और सामाजिक जीवन के बारही, अद्भुत शब्द शिल्पी, यथार्थवादी लेखक, किसान, मजदूर, कमजोर और शोषित वर्ग की आवाज, मनोविश्लेषक प्रेमचंद जैसी महान प्रतिभा के बारे में कितनी भी चर्चा क्यों न की जाए, वह हमेशा कम है। अभी 31 जुलाई के दिन उनकी 140वीं जो जन्म जयंती थी, उसी अवसर को याद करते हुए उन्हें हम सादर वंदन करते हैं। प्रेमचंद अमर रहे।